अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर होगा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो बच्चों, ट्रांजिस्टर के बारे में हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर बेसिकली बैक टू पीएन जंक्शंस होते हैं। अगर इस तरह से आप ड्रा करो इस लाइन को, और यहाँ से एक लाइन तो ड्रा कर लो, इस सिमत में एक लाइन ड्रा कर दो, एक इस सिमत में लाइन ड्रा कर दो। तो अगर आपके पास एक ये ट्रांजिस्टर मैंने शो कर दिया, इसका एक रीजन क्या होगा, ये बेस होगा इसका, और ये इसका रीजन कलेक्टर होगा, और ये इसका क्या होता है, एमिटर। तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर की एक सिंबॉलिक डायग्राम होती है। इस ट्रांजिस्टर को यूज करना है एज ए एम्पलीफायर। तो बच्चों, एम्पलीफायर क्या होगा, द डिवाइस विच एम्पलीफाई इनपुट सिग्नल। तो ऐसा डिवाइस जो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है उसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीफायर कहेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है जो आपको नजर आ रहा होगा। इस ट्रांजिस्टर को यूज करना है आपने एज ए एम्पलीफायर के तौर पर। तो बच्चों, इसके साथ आपने एक सर्किट कंप्लीट करना है। सर्किट बनाते वक्त ये बात हमेशा याद रखनी है, बेस एमिटर आपने फॉरवर्ड बायस लगाना होता है। एमिटर और कलेक्टर बायसिंग जो की जाती है वो इसकी रिवर्स बायसिंग में करनी है। बेस और एमिटर फॉरवर्ड बायसिंग में, एमिटर कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग में लगाना है। सिंबल से ये याद रखो कि अगर बेस और एमिटर का साइन आउटवर्ड है, इसका मतलब पता क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर है। जब ये एरो को साइन ई की तरफ, एमिटर की तरफ आउटवर्ड होगा तो ये NPN ट्रांजिस्टर को शो करेगा। तो इसके लगाने का रूल याद रखो कि आपने इसको फॉरवर्ड बायसिंग में लगाना है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में लगाने के लिए कि यहाँ पे आपने सर्किट की इनपुट रेजिस्टेंस है आपकी, और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करेंगे। अगर बच्चों ये एन रीजन है, ये हमारा कौन सा होगा, सॉरी पी रीजन होगा। बेस हमारा क्या होगा, पी रीजन। एमिटर और कलेक्टर दोनों क्या है, एन। ये भी एन रीजन है, ये भी एन रीजन है, और ये वाला रीजन कौन सा हो गया, पी रीजन है आपके पास। तो बेस और एमिटर को फॉरवर्ड बायस लगाना है। फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन क्या होती है कि पीएन जंक्शन की जो पॉजिटिव साइड होती है वो बैटरी के पॉजिटिव से मिला देनी है आपने। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। और जो एमिटर से आपके पास ये साइड आ रही है, ये कौन सी है, एन साइड। तो एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मिला देना। इस तरह से आपने सर्किट को कंप्लीट कर देना है कि हमारे पास बेस और एमिटर क्या लगा दिया हमने, फॉरवर्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन कौन सी होती है, बैटरी की पॉजिटिव साइड पी साइड के साथ, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एन साइड से कनेक्ट करके ये आपने फॉरवर्ड बायस लगा देना है। इसी तरह बच्चों, इस कलेक्टर वाले सर्किट को आपने किस में लगाना होता है, रिवर्स बायस में। ये रेजिस्टेंस क्या हो गई, RC आपके पास। इस सर्किट को मजीद छोटा कर लो ताकि हमारी डेरिवेशन भी इसमें आ सके। यहाँ पे देखो, अगर ये एन साइड है तो यहाँ पे क्या लगाना होगा आपको, पॉजिटिव, ताकि एन के साथ अगर बैटरी का पॉजिटिव लगेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग में। तो ये बड़ी बैटरी है इसलिए मैं सेल भी यहाँ पे ज्यादा शो कर देता हूँ आपको इस तरह से। और ये एन रीजन आप इस तरह से इसको कनेक्ट कर दोगे, ये देख सकते हैं इस तरह से कि बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है उसको हमने एन से मिला दिया, इसलिए कलेक्टर को हमने किस में लगा देना है, रिवर्स बायसिंग के अंदर। इस तरह आपके पास ये एक सर्किट आपको नजर आ रहा होगा जो इस तरह से मैंने प्लॉट कर दिया। ट्रांजिस्टर पकड़ा, इनपुट रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे जो बैटरी लगाने से कहना है बायसिंग बैटरी, क्या बोलना है इसको, बायसिंग बैटरी VBB के साथ नोट कर देना है। और जो यहाँ लगाई इसको आपने कहना है कलेक्टर बैटरी, VCC के साथ आपने इसको डिनोट कर देना है। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ सर्किट डायग्राम। इसके आपने इनपुट लेना होता है बेस, और किसके क्रॉस लेना है आपने, इसके एमिटर के क्रॉस इनपुट लेना है। यहाँ पे ये इनपुट सिग्नल है, और इनपुट सिग्नल कौन सा आपके पास होगा, बेस, और एमिटर के क्रॉस ले रहे हैं VBE लिख दोगे आप। तो इनपुट सिग्नल आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से प्लॉट कर दो, ये इनपुट सिग्नल आपके पास आ गया। बेस एमिटर जंक्शन आपने एज ए फॉरवर्ड बायस और यहाँ पे इनपुट देनी है। इसके बाद यहाँ पे जो आपने लेना है ये कौन सा लेंगे आप, आउटपुट। इस तरह से लाइन ड्रा कर दो। आउटपुट को क्या कहेंगे आप, V0 क्या लें, ये हमारे पास आ जाएगी आउटपुट। तो आउटपुट किसके क्रॉस लेनी है आप लोगों ने,
कलेक्टर और मीटर के क्रॉस लेनी है। ये एन रेज कर दें, क्योंकि ये तो मैं समझाने के लिए बनाया था आप लोगों को कि ये पी रीजन है, ये एन इसलिए रिवर्स बाइसिंग में है। और वी आउट किसके क्रॉस मिल रही है आपको? कलेक्टर, और ये वाला कौन सा होगा? मीटर। तो वी नॉट होगी वी सी ई के इक्वल। इस तरह से आपने सर्किट डायग्राम को कंप्लीट कर दिया। ये वाला इनपुट होगा, यहाँ पे सिग्नल आपको आउटपुट मिल रहा होगा। इस तरह से आपने एक ट्रांजिस्टर को एम्पलीफिकेशन के लिए इस तरह सर्किट में लगा दिया है। ये सर्किट डायग्राम इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें गुजरने वाला बेस करंट कितना है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को आर बी कह देते हैं, इसको हमने आर सी का नेम दिया था। इधर जो करंट गुजरेगा वो कौन सा होगा? बेस करंट। इधर गुजरेगा करंट वो कौन सा हो गया? कलेक्टर करंट। तो हमने सबसे पहले बेस और कलेक्टर करंट को कैलकुलेट करते हैं। तो बेस करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे? ओहम्स लॉ। तो V किसके बराबर होगा? ये वाला यहां से लेकर यहां तक रेजिस्टेंस बहुत स्मॉलर होती है, इसको आपने RIE कह देना है। ये इनपुट रेजिस्टेंस हमारी होगी। बेस और मीटर के क्रॉस बहुत स्मॉल रेजिस्टर है, उसको छोटे RIE के साथ रिप्रेजेंट करना आपने। तो इसके अंदर हमारी इनपुट वोल्टेज कौन सी थी? VBE इनपुट वोल्टेज के तौर पे लेनी है। करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारा इनपुट? IB फ्लो कर रहा है। और सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है? RIE की फॉर्म में। आप सिंपली ओहम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ओहम लॉ से देखो तो V इक्वल क्या हो गया? IR की फॉर्म में। I कौन सा है? ये बेस करंट है। RI कौन सी है? इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। इस तरह से लिख देनी है आपने। अगर आपने बेस करंट कैलकुलेट करना है तो यहाँ से बेस करंट भी आप फाइंड कर सकते हैं। IB इक्वल आ जाएगा VBE। इसके नीचे RIE क्या हो जाएगा? जाकर डिवाइड RIE। ये आपने बेस करंट फाइंड आउट कर लिया इस तरीके से। जब आप बेस करंट निकाल लोगे, बेस करंट के बाद आपने गेन पढ़ा होगा। गेन या एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होता है हमारा बीटा। बीटा हमने पढ़ा था किसके बराबर होते हैं? द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट तो क्या होती है? बेस करंट। उसको हम कहते हैं बीटा की वैल्यू। यहाँ से अगर आपने बेस करंट निकाली तो आप कलेक्टर करंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो IC किसकी इक्वल आ जाएगा? बीटा आ जाएगा। साथ क्या आ जाएगा इसके? IB आ जाएगा। तो ये कलेक्टर करंट निकालने का फॉर्मूला है। ओहम लॉ लगाकर हमने बेस करंट फाइंड कर लिया कि कितना हमारा बेस करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। कलेक्टर करंट कैलकुलेट करने के लिए हमने बीटा का फॉर्मूला यूज किया। कलेक्टर और बेस करंट की रेशियो को हम गेन कहते हैं। बीटा हंड्रेड्स में इसकी वैल्यू होती है, हंड्रेड्स में इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो IC की वैल्यू आ जाएगी बीटा और VBE सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिखना है आपने। VBE को नीचे का लिख दोगे RIE। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कलेक्टर करंट। तो आपने दो फाइंड कर लिए हैं। आपके पास बेस करंट भी है और बेस करंट की मदद से आपने कलेक्टर करंट को भी कैलकुलेट कर लिया। IC की वैल्यू क्या आ गई? बीटा VBE और क्या आ जाएगा? RIE की फॉर्म में कलेक्टर करंट निकाल देना है आपने। अब हम देखते हैं कि अगर ये कैलकुलेट करने के बाद इस VCC के टोटल वोल्टेज होंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा? रेजिस्टर ये VC और क्या होगा? V आउट के इक्वल। तो VCC वोल्टेज किसके इक्वल होंगे? VCC इक्वल किसके होंगे? ये VC प्लस क्या होगा हमारे पास? V नॉट की फॉर्म में। इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। V नॉट लिख लो या V नॉट इक्वल क्या होती है? VCE की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। दोनों तरीके होते हैं इसको लिखने के। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं V नॉट, या V नॉट के बजाय पहले आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो VCE की फॉर्म में। तो VCC ये वाले जो बैटरी के वोल्टेज हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज मिल रही है ये वाली VCE, इन दोनों के सम के इक्वल होता है VCC। अगर VCC, अब इसको क्वेश्चन को रीअरेंज करके लिखने लगा मैं यहाँ से। VCC वैसे का वैसे। अब VC किसके बराबर होगा? IC RC प्लस क्या हो जाएगा? VCE की फॉर्म में आपने ये इक्वेशन इस तरह से राउट डाउन कर देनी है। तो VCC बराबर आ गया IC RC, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RC, ये हमने निकाल दिया। IC RC होगा और हमारा आउटपुट वोल्टेज भी VCC के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से आपने इस इक्वेशन को VCC की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है। जब VCC की वैल्यू निकालेंगे तो वहां से VCE फाइंड करना हमारे लिए आसान है।
यह रकम प्लस इधर आकर क्या हो गई माइनस, VCC माइनस क्या हो जाएगा ICRC, किसके बराबर होगा VCE के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों VCE किसके इक्वल होता है हमारा V0 के इक्वल है। आप यहाँ पे इस V0 की वैल्यू पुट कर सकते हैं VCE की। तो VCC माइनस ICRC इक्वल किसके आ जाएगा ये V0 के। इस तरह से आपने इस इक्वेशन को रिलाइन करके आउटपुट वोल्टेज निकाल दिया। आउटपुट वोल्टेज को आपने कंप्लीट करना है IC की वैल्यू से। ये जो IC की वैल्यू है यहाँ से पुट करो इस जगह पे, तो VCC किसके बराबर आ गया VCC माइनस बीटा, ये बीटा का सिंबल है बच्चों, यहाँ पे बीटा आ जाएगा आपके पास, और क्या आ जाएगा VBE ओवर क्या आ जाएगा इसके नीचे RIE की फॉर्म में, और RC साथ क्या है वो मल्टीपल में है, साथ वैसे का वैसे लिख दो। RC किसकी इक्वल आ गया ये V0 के। तो V0 इक्वेशन आपने बच्चों फाइंड आउट कर ली। इसको यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ V0 को रीअरेंज करके। तो V0 हमारे पास इक्वल किसके आ गई VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE इंटू क्या होगा RC। इसको क्वेश्चन नंबर कौन सा कह देना है 1। ये 1 इक्वेशन आपने ड्रा कर दी। तो आपने सबसे पहले बेस करंट निकालना है और उसके बाद गेन का फॉर्मूला यूज करके कलेक्टर करंट निकाल देना है। कलेक्टर करंट निकालने के बाद इस बैटरी के टोटल वोल्टेज VC के और V0 के या VCE के इक्वल होते हैं। चूंकि ये भी आउटपुट है V0 भी आपका आउटपुट है। तो इस तरह से इक्वेशन को रीअरेंज कर देना है और यहाँ पे लिख लो एक साइड बॉक्स में आप कि हमारे पास साइड इंफॉर्मेशन में लिखो V0 किसके बराबर होती है VCE के। ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। ये 3 डॉट लगा दो, इसका मतलब होता है सिंस दैट। तो V0 आपने इस तरह से लगा देना है, V0 इज इक्वल टू VCE के फॉर्म में आपने लिख देना है। अच्छा बच्चों ये तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 बना दी है। उसके बाद when very small voltage delta VI in, when very small voltage delta VI in is added into input signal, then सपोज करो बच्चों कि यहाँ पे आपने कौन सिग्नल लिया था VBE। इस सिग्नल के अंदर आपने एक छोटी सी इनपुट ऐड कर देते हैं। कौन सी इनपुट ऐड कर देते हैं डेल्टा VI in ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ डेल्टा VI in ऐड करेंगे पूरा सर्किट हमारा चेंज हो जाएगा। तो हमारा VB जो E था ये क्या हो जाएगा चेंज इनटू किसमें चेंज होगा ये दोनों के सामने, डेल्टा VI in प्लस VBE की फॉर्म में इनपुट सिग्नल चेंज कर दिया। ये इनपुट सिग्नल है। इस सिग्नल में अगर छोटी सी इनपुट वोल्टेज का आप इजाफा कर देते हैं तो ये वाला VBE चेंज हो जाएगा डेल्टा VI in इंटू VBE की फॉर्म में। तो बच्चों अगर ये इनपुट इंक्रीज किया तो बेस करंट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो बेस करंट में कितना चेंज होगा डेफिनेटली वो भी कितना हो जाएगा चेंज इनटू किसमें चेंज हो जाएगा डेल्टा IB प्लस क्या होगा IB की फॉर्म में बेस करंट भी हमारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद बेस करंट चेंज हो गया तो डेफिनेटली कलेक्टर करंट भी चेंज होगा। फिर तो कलेक्टर करंट भी हमारा चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा वो चेंज इनटू किसमें डेल्टा IC प्लस क्या हो जाएगा IC की फॉर्म में। और फिर ये आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो जाएंगे। अगर इनपुट वोल्टेज चेंज किया था तो आउटपुट वोल्टेज भी हमारा चेंज होगा। वो किस में चेंज देखोगे आप उसको इनटू डेल्टा V0 प्लस क्या हो जाएगा V0। तो माइनर इनपुट वोल्टेज चेंज करने से सारी रकमों के अंदर चेंज आएगा। अगर इनपुट सिग्नल कौन सा था VBE, इसमें ये इनपुट मैंने ऐड की। इस इनपुट ऐड करने से बेस करंट में भी कितना इजाफा हो गया आपका डेल्टा IB का इजाफा हो गया। इसमें इजाफा हुआ, इसमें भी क्या हो गया डेल्टा IC का इजाफा हो गया।
तो आउटपुट में भी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी नॉट का इजाफा हो जाएगा। इस तरह ये सिग्नल चेंज करने से पूरे सर्किट के अंदर तब्दीली रूनुमा हो जाती है। तो सारे अगर एक इनपुट सिग्नल चेंज करोगे, बेस करंट भी चेंज होगा, कलेक्टर करंट भी चेंज हो जाएगा आपके पास, और आउटपुट भी हमारी चेंज हो जाती है। तो सारी वेरिएशन आपको सर्किट में इस तरह से नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारे पास था ये। इसको सॉल्व करने के लिए एक बात आपने याद रखनी है कि आपने इसकी बाइसिंग करते वक्त, ये बैटरी लगाते वक्त, जो बेस और कौन सा होगा एमिटर, बेस एमिटर आपने रखना है फॉरवर्ड बाइस्ड, और दूसरी साइड पर जो कौन सा होगा कलेक्टर एमिटर रीजन, तो वो आपने किस में लगा देना है, इसको रिवर्स बाइस में। इस तरह से आपने सर्किट कनेक्ट करना है। ठीक है ना, कि ये हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड है। अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग लगा होगा तो इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होगी, और ये हमारे पास क्या होगा, ये आपने कलेक्टर को बैटरी को लगाना है रिवर्स बाइसिंग में। और इसके साथ एक बार और भी याद रखनी है इसके अंदर आपने, कि जब ये सर्किट आपने डिज़ाइन कर देना है तो जो VCC होती है ना हमारी बैटरी, ये वाली बैटरी ये जो लगी हुई है, VCC मच लार्जर देन किससे होती है, VBB। इसे कहते हैं बाइसिंग बैटरी। ये हमारी बाइसिंग बैटरी होती है, और ये हमारी कौन सी होती है, कलेक्टर बैटरी कहते हैं इसको। ये बाइसिंग बैटरी और कलेक्टर बैटरी का कॉन्सेप्ट ही अपने ध्यान में उठा लें। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो हमारी VCC होती है, ये बाइसिंग बैटरी से बहुत बड़ी होती है, इसके वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये इस करंट को ड्रा करना शुरू कर देती है। इस तरह से बच्चों आपने इस टॉपिक को लिखना है कि पहले ओहम लॉ लगा के इनपुट वोल्टेज लिख दिए, इसकी किस तरह फाइंड करना है, उस इनपुट वोल्टेज की मदद से आपने बेस करंट निकाल देना है। बेस करंट के बाद गेन का फार्मूला इस्तेमाल करके आपने कलेक्टर करंट की इक्वेशन बनानी है। IB की वैल्यू फाइंड करके कलेक्टर करंट डिपेंड करेगा, एम्पलीफिकेशन फैक्टर देगा आपको, और दूसरा इनपुट वोल्टेज और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये VCC है, एक वोल्टेज यहाँ पे देगी, एक वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा होगा, दोनों के सम के इक्वल हमारा VC होता है। तो VC किसके बराबर होगा, VC बराबर किसके होगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो VC इक्वल होगा IC और RC के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से VC की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, IC RC प्लस VCE। और VCE किसके बराबर होगा, आउटपुट वोल्टेज के, तो आपने इसकी जगह पे आउटपुट वोल्टेज लिख देना है, यह रकम प्लस यहाँ पे माइनस। तो इस तरह से आपने फिर IC की वैल्यू यहाँ से निकाली हुई है, इधर पुट करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बना ली है, 1 बना ली है। अब हम हल करेंगे इसकी नेक्स्ट इक्वेशन 2 फाइंड करेंगे। जब आप इनपुट सिग्नल में माइनर चेंज दोगे तो आउटपुट सिग्नल हमारे सारे चेंज हो जाएंगे। इनपुट सिग्नल चेंज किया तो इनपुट वोल्टेज बढ़ गया, इनपुट वोल्टेज बढ़ा, बेस करंट इंक्रीज हो गया, बेस करंट बढ़ाएगा तो कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर सारे फैक्टर इंक्रीज हो रहे तो आउटपुट वोल्टेज भी हमारी डेल्टा V नॉट बढ़ जाती है। इस तरह से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कुछ हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 1 को राइट डाउन किए रहने देना, बाकी को आपने रेज कर देना सारी क्वेश्चंस को। वन को मैं उधर लिख देता हूँ स्टार्ट में। क्वेश्चन 1 बच्चों हमारी आई थी, यहाँ पे लिखने लगा हूँ मैं। V नॉट आया आपके पास VCC माइनस बीटा VBE और क्या आया था RIE इंटू क्या आया था RC। ये क्वेश्चन हमारी 1 थी जो मैंने वहाँ से रेज कर दी है। अब बच्चों आपको पता है कि अगर आपने इनपुट वोल्टेज को बढ़ाया था तो सारा सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज। इसमें कितना चेंज आया था, V नॉट प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा V नॉट। इस इक्वेशन नीचे वो फैक्टर लिखने हैं, ये वही इक्वेशन पीछे वाली है। तो VCC के अंदर नो चेंज ऐसे लिख दो, माइनस क्या हो गया बीटा, VBE में कितने ऐड कर दो, डेल्टा VI इन, प्लस क्या करोगे VBE की फॉर्म में, नीचे क्या आ जाएगा RIE, और साथ क्या आ जाएगा इसके RC की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर देना है।
ठीक है ना। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन कौन सी आ गई हमारी, 2 क्वेश्चन आ गई। इसको लिख देते हैं इसके नीचे में इस तरह से। बच्चों नजर आ रहा होगा ये क्वेश्चन बड़ी है, ये कौन सी है, स्मॉलर। इस रकम से इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 को 2 में माइनस करो, 2 वाली रकम पहले लिखो, v नॉट प्लस डेल्टा v नॉट माइनस v नॉट। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करोगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। इसकी रकम पहले लिखो, VCC माइनस बीटा डेल्टा VI इन प्लस VBE ओवर क्या आया था, RIE इंटू क्या आएगा हमारे पास, RC। ये हमने इस रकम को पहले लिख दिया, इसको माइनस करना है। तो ये माइनस प्लस वाली क्या हो जाएगी रकम, माइनस VCC माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस बीटा लिखोगे यहाँ पे आप, साथ क्या आ जाएगा VBE, RC नीचे क्या आ जाएगा RIE की फॉर्म में आपने इस इक्वेशन को लिख देना है कि पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दी है और इसकी राइट हैंड साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इक्वेशन को यहाँ तक लिखेंगे और सब्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे हम कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे, माइनस का। VCC प्लस का था तो माइनस में चला गया, माइनस करते वक्त माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। इसको ओपन करके लिख दो यहाँ से। तो इसको तो मैं सीधा यहाँ से भी कर सकता था, प्लस V नॉट से माइनस V नॉट क्या हो गए, कैंसिल। तो डेल्टा V नॉट किसके बराबर आ गया, VCC। उसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस बीटा को डेल्टा VI इन से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा VI इन, ये बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ RC प्रोडक्ट में वैसे का वैसे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा RIE। ये माइनस का साइन है बीटे के साथ, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। तो माइनस का लिखोगे बीटा VBE ओवर क्या आ जाएगा RIE, साथ क्या आ गया RC माइनस VCC प्लस बीटा VBE इनटू क्या आ गया RC, नीचे क्या आ जाएगा RIE, वैसे लिख दो आप। तो बच्चों इस इक्वेशन में देखो, प्लस VC से माइनस VCC क्या हो गई, कैंसल। ये पॉजिटिव VBE RC है और ये माइनस VBE RC, ये भी क्या हो गई, कैंसल। पीछे इक्वेशन कौन सी बची हमारी, डेल्टा V नॉट की फॉर्म में। तो बच्चों डेल्टा V नॉट नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा करके इसको मैं। तो डेल्टा V नॉट किसके इक्वल आ गया हमारा, देखो ये साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो, माइनस बीटा इंटू क्या आ जाएगा डेल्टा VI इन इंटू RC, नीचे क्या आ जाएगा RIE। अब हमारा डेल्टा VI यानी यहाँ पे मल्टीपल में आउटपुट के नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। हम किस तरह से लिख सकते हैं, V नॉट ओवर का लिख सकते हैं डेल्टा VI इन किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस बीटा RC, नीचे क्या आ जाएगा RIE। तो बेटा ये गेन के इक्वल होगा, इसे कहते हैं आउटपुट, ये क्या होगा इनपुट। आउटपुट और इनपुट को किस में फॉर्म में लिखेंगे, गेन की फॉर्म में। तो यहाँ से गेन किसकी इक्वल आ गया हमारा, माइनस बीटा RC ओवर क्या आ जाएगा RIE, यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद नेगेटिव साइन को बता देना आपने, नेगेटिव साइन indicate that phase shift at 180 डिग्री। तो हमारी फेज शिफ्ट कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। इससे क्या मुराद है, आपने बच्चों यहाँ पे जो सिग्नल दिया था, सिग्नल आपने इनपुट दिया था इस तरह से इनपुट सिग्नल दिया था, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आउटपुट सिग्नल। तो इसकी फेज ऊपर वाली पीक है, ये किधर चली जाएगी, नीचे, नीचे वाली किधर आ जाएगी, ऊपर। तो आउटपुट से कहते हैं फेज का 180 पे शिफ्ट हो जाना। ये इनपुट सिग्नल है, ये कौन सा हो गया आपका आउटपुट सिग्नल है। इस तरह से आप ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज कर लेते हैं। तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि हमारी फेज शिफ्ट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। वो कितने पे चेंज होती है, एट 180
180 डिग्री एंगल पे, इस पर डिग्री का सिंबल लगाना तो वो भी लगा दो, ठीक है जी। इस तरह से बच्चों ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।